हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th पॉलिटिकल थ्योरी का चैप्टर 5 राइट्स का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हमने कई सारी चीजें कवर की थी, तो आप वो देख सकते हैं। तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, है ना, राइट्स क्या होते हैं ये समझा था। फिर उसके बाद में राइट्स आते कहाँ से हैं, ये सारी चीजें हमने समझी थी। कांट का आइडिया जो है ह्यूमन डिग्निटी का, ये रह गया था, तो अभी हम एक्सप्लेन करते हैं इसे। इमैनुअल कांट ने ना ह्यूमन डिग्निटी का आइडिया दिया था। ठीक है, तो इमैनुअल कांट ने कहा था कि हर एक चीज का ना एक प्राइस होता है या फिर डिग्निटी होती है। डिग्निटी को आप गरिमा भी कह सकते हो। ओके, मतलब कि किसी चीज की इम्पोर्टेंस होना, वैल्यू होना, है ना। तो जिसका प्राइस होता है ना जिस चीज का, उसकी जगह आप किसी और चीज को भी रख सकते हो। पर इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर देखें, सारे प्राइसेस से ऊपर, सारी कीमतों से ऊपर, सारे जो जितने भी पैसे वगैरह से ऊपर होता है डिग्निटी। डिग्निटी की जगह आप किसी और चीज को नहीं रख सकते, क्योंकि डिग्निटी के इक्विवेलेंट कोई कोई चीज होती ही नहीं है ना। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं ना, तो ह्यूमन की डिग्निटी होती है ह्यूमन बींग्स की, दूसरे सामान और दूसरे ऑब्जेक्ट की तरह नहीं। मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट्स को छोड़ करके ह्यूमन बींग्स की अगर देखें ना, तो उनकी पोजेस करते हैं वो डिग्निटी। तो हमारे आर्टिकल 21 में भी बोलते हैं ना, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ठीक है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, ये बोला जाता है आर्टिकल 21 में भी, है ना। तो डिग्निटी होती है ह्यूमन बीइंग की। वे वो जो लोग होते हैं ना, वो अपने आप में ही वैल्यूएबल होते हैं। मतलब इंसान जो है ना, वो अपने आप में ही एक वैल्यूएबल होते हैं। ओके, उनकी इम्पोर्टेंस होती है ना। तो जैसे कि इमैनुअल कांट ना स्लेवरी के अगेंस्ट भी बोलते हैं कि जो है, आप एक इंसान को स्लेव की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। ओके, जरिए की तरह आप ट्रीट नहीं कर सकते कि आप उसका यूज करके जो है अपना प्रॉफिट कमा रहे हो, फ़ायदा कमा रहे हो, है ना? किसी को एक्सप्लॉइट करके। हर एक इंसान की ह्यूमन डिग्निटी होती है, उनकी रिस्पेक्ट होती है, उनकी वैल्यू होती है। इमैनुअल कांट के लिए, जो कि जर्मन फिलोसोफर थे एक, तो इमैनुअल कांट के लिए जो आइडिया है ना, उसका बहुत डीप मीनिंग है, जो ह्यूमन डिग्निटी का। इसका मतलब होता है हर पर्सन जो है उसकी डिग्निटी होती है और उनको ट्रीट करना चाहिए बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ ह्यूमन। तो वो ह्यूमन है, इसलिए उनको वैसे ट्रीट करना चाहिए, है ना? मतलब कि सभी लोगों को इक्वल रिस्पेक्ट दो। आप ऐसा नहीं कर सकते किसी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो बिकॉज़ ऑफ वो किसी और कास्ट से बिलॉन्ग करते, किसी और रिलीजन से बिलॉन्ग करते या फिर किसी और जेंडर से बिलॉन्ग करते, है ना? एक पर्सन जो है वो अनएजुकेटेड भी हो सकता है, चाहे वो बना बिना जो पढ़ा लिखा हो या फिर वो गरीब हो या फिर उसके पास में पावर नहीं है। पर वो जो अगर चाहे वो डिसहॉनेस्ट भी हो, ठीक है? वो झूठ बोलता हो, वो गलत काम भी करता हो, वो इमोरल हो, मतलब कि वो बेईमान भी हो सकता है ना? और जो अनैतिक हो, मतलब उसके लिए मॉरल्स कुछ नहीं है, सही-गलत कुछ नहीं होता, उसको जो मन करता वही कर रहा है वो। पर जो है ह्यूमन बीइंग जो है वो डिज़र्व करते हैं कि उनको मिनिमम डिग्निटी दी जाए, कुछ ना कुछ डिग्निटी दी जाए, है ना? मतलब कि जैसे हमारे यहाँ प्रिज़न्स में ना जेल होते हैं, वहाँ पर लोगों को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है, ठीक है? भरे पड़े हैं सब जेल में। तो जो बाहर जो नीरव मोदी हो गए, विजय माल्या हो गए, वो पैसा लूट के गए ना, वो कहते हैं कि इंडिया में जो है उनको जो है बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट किया जाएगा, इसलिए इंडिया में उनको वापस नहीं आए। वो अपील करते हैं वहाँ की गवर्नमेंट से, फॉरेन गवर्नमेंट से, है ना? तो बोलते हैं कि ह्यूमन डिग्निटी के साथ में वहाँ पर ट्रीट नहीं किया जाता, वहाँ पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है। इस तरीके के वो तथ्य देते हैं। तो यहाँ पर वही बात की जा रही है कि मिनिमम ह्यूमन डिग्निटी के साथ आप ट्रीट करो इंसानों को। काम के लिए ना ह्यूमन डिग्निटी के साथ ट्रीट करना लोगों को, तो मतलब कि मोरली ट्रीट करना, मतलब उनके साथ में रिस्पेक्टफुली पेश आना, ठीक है? उनके साथ में ऐसा नहीं है कि उनकी डिसरिस्पेक्ट की जाए, है ना? मिनिमम डिग्निटी तो एटलीस्ट हर कोई डिज़र्व करता है। ये जो आइडिया है, ये क्या बन गया, जो स्ट्रगल करते थे ना अगेंस्ट सोशल हायरार्कीज़ एंड ह्यूमन राइट्स के लिए, तो उनके लिए एक रिलाइंग पॉइंट बन गया ये आइडिया। मतलब कि कांट के आइडिया को हर जगह कोट किया जाता है कि कांट बोलते थे कि ह्यूमन डिग्निटी के साथ में ट्रीट किया जाना चाहिए, है ना? तो जो लोग जो ह्यूमन राइट्स के लिए जो आवाज़ उठाते हैं, और सोशल हायरार्कीज़ नहीं, ऊँच-नीच हो रही है बहुत ज़्यादा, तो जो ऊँच-नीच होती है ना, कुछ लोग अपने आप को सुपीरियर समझते हो, दूसरों को इन्फीरियर, तो उसके अगेंस्ट ये सारी चीज़ें बोली जाती। तो ये जो कांट का व्यू है ना, तो ये क्या कहलाता है, व्हाट इज़ कॉल्ड द मोरल कंसेप्शन ऑफ राइट्स। तो कांट का व्यू रिप्रेजेंट करता है मोरल कंसेप्शन ऑफ राइट।
इसका मतलब है कि इसमें लीगली वैक नहीं कर रहे हो, लीगल तो लॉ के थ्रू हो जाता है ना? और यहाँ पर आपकी समझदारी है, आपको पता होना चाहिए दूसरों का भी जो राइट होते हैं, है ना? दूसरों के भी कुछ अधिकार होते हैं, तो उनके अधिकारों का वायलेशन ना करें, रिस्पेक्टफुली ट्रीट करें उनको, है ना? और गुडनेस के साथ में काम करें, है ना? काइंडनेस हो, तो ये सारी चीज़ें 2 आर्गुमेंट पे बेस्ड होती हैं ये चीज़ें। फर्स्ट तो ये है कि आपको जैसे आप ट्रीट कर मतलब कि आप जिस तरीके से ट्रीट होना चाहते हो ना, जैसे आपसे लोग बात करें आप ये चाहते हो, तो आपको भी वैसे ही दूसरों से ट्रीट करना होगा। मतलब कि आप चाहते हो कि लोग आपसे बहुत अच्छे से बिहेवियर करें, है ना? आपसे अच्छे से बात करें, तो आपको भी वैसा ही करना होगा। सेकंड चीज़ होती है कि हमें ये श्योर करना होगा कि हम किसी और पर्सन को जो है मीन्स ना बनाएँ अपने एंड्स को अचीव करने के लिए। मतलब कि पहले क्या होता था, एक इंसान को आपने क्या बना लिया, स्लेव बना लिया, है ना? उसको बना लिया ज़रिया और उससे मज़दूरी करवा रहे, मेहनत करवा रहे अपने फ़ायदे के लिए, ताकि आपकी जो है प्रॉफ़िट हो खूब सारा, है ना? जैसे कि फैक्ट्री में बहुत सारे लोगों से काम करवाया जाता है, बहुत मज़दूरी करवाई जाती है, बॉन्डेड लेबर वग़ैरह होता है, बिना पैसे के करवा रहे। तो उनको क्या किया, मीन्स बना लिया आपने, उनको ज़रिया बना लिया अपने एंड के गोल अचीव करने को, है ना? ताकि आपकी फैक्ट्री में जो खूब सारे प्रोडक्ट बने और आप उससे प्रॉफिट कमाओ। ठीक है? तो मीन्स की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए ह्यूमन बीइंग को। तो कांत ये भी कहते थे ओके हमें जो लोगों को है इस तरीके से एक पेन की तरह या फिर एक कार की तरह या घोड़े की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, है ना? किसी सामान की तरह आप किसी इंसान को ट्रीट नहीं कर सकते। वो भी इंसान है सामने वाला तो उसको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करो, है ना? तो हमें दूसरों की इज़्ज़त इसलिए करनी चाहिए क्योंकि जो है वो ह्यूमन बीइंग है, ना कि इसलिए क्योंकि वो जो है हमारे फ़ायदे के लिए है। ठीक है, लोग अपना फ़ायदा देखते हैं ना आजकल सब लोग सेल्फ़िश हो गए, तो ज जिससे फ़ायदा मिल रहा है उसको बस रिस्पेक्ट करेंगे, जिससे फ़ायदा नहीं हो रहा उसको तो भई भाड़ में जाए वो, है ना? ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? अपने फ़ायदे की वज़ह से आप रिस्पेक्ट ना करो दूसरों की, बल्कि आप हर इंसान की रिस्पेक्ट करो क्योंकि वो भी ह्यूमन्स हैं। ओके, तो कांत का आइडिया समझ में आया होगा आपको। कि मीन्स की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए ह्यूमंस को, है ना? तो ह्यूमन बीइंग्स आर एंड इन इटसेल्फ ओके। वो जो है वैल्यू की बात करते हैं। इनका आइडिया जो है ह्यूमन डिग्निटी का वो मोरल कंसेप्शन ऑफ राइट्स को प्रेज़ेंट करता है ना? रिप्रेज़ेंट करता है। ओके, इतना समझ गए थे लीगल राइट्स एंड स्टेट्स के बारे में भी हमने समझा था, है ना? हमें पढ़ना था काइंड्स ऑफ राइट्स से, ठीक है? तो कई सारी डेमोक्रेसीज़ जो होती हैं आज के टाइम पर, उनमें ना चार्टर ऑफ पॉलिटिकल राइट्स देखने को मिलते हैं। मतलब कि चार्टर एक एग्रीमेंट टाइप का तो आपको देखने को मिलता है कि जैसे हमारे संविधान में भी पॉलिटिकल राइट्स दिए गए हैं, है ना? पॉलिटिकल राइट्स जो सिटीज़न्स को दिए जाते हैं, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। हमारे संविधान में आर्टिकल 14 है ना? राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है? राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, है ना? तो वही है कि जो कानून की नज़रों में सभी लोग इक्वल कहलाते हैं। इसमें राइट्स आते हैं जैसे कि राइट टू वोट, इलेक्ट करना अपने रिप्रेजेंटेटिव को। आज के टाइम पर बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ हैं, उसमें बहुत सारी पॉपुलेशन है, तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही एक्सिस्ट करती है, ठीक है? आज के टाइम पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं देखने को मिलती है ना? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि सारी की सारी पॉपुलेशन जाकर के वहाँ पर बैठ कर के वोटिंग करे, ओके? और सभी लोग मिलकर डिसीजन लें, है ना? सभी लोग अपनी लाइफ में बिज़ी रहते हैं, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, वो जो लोग होते हैं, वो जाकर के पार्लियामेंट बैठ कर के कानून बनाते हैं हमारे लिए, है ना? तो इलेक्शन में खड़े होना, कंटेस्ट करना इलेक्शन को, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज़ आप अपनी फॉर्म कर सकते हो, जॉइन कर सकते हो। तो ये सब क्या है? ये सब आपकी पॉलिटिकल राइट्स हैं। ओके, तो पॉलिटिकल राइट्स को सप्लीमेंट करते हैं सिविल लिबर्टीज़, ठीक है? आपको जो आज़ादी दी गई है ना, सिविल लिबर्टीज़ दी गई हैं, उसकी वजह से जो है पॉलिटिकल राइट्स भी आप एन्जॉय कर पाते हो। ओके, तो सिविल लिबर्टीज़ का मतलब क्या होता है? राइट टू फ्री एंड फेयर ट्रायल, ठीक है? राइट टू एक्सप्रेस वन्स व्यू फ्रीली, ओके? मतलब कि आप फ्री हो और फेयर ट्रायल भी मिलना चाहिए। अगर आपके ऊपर कोई सॉरी अगर किसी पर्सन के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा है, ठीक है, उसने कोई क्राइम किया है, मतलब किया नहीं किया वो प्रूफ नहीं हुआ है। तो जब फेयर ट्रायल होगा, जज इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है, पुलिस प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, फेयर ट्रायल हो रहा है ना? फिर उसके बाद में जो है अगर उसने प्रूव हो जाता है कि वो गिल्टी है, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, नहीं होता है प्रूफ, तो उसको जो है बाइज्जत बरी किया जाता है ना? आप अपने जो है व्यूज़ एक्सप्रेस कर पाओ अगर आपको लगता है ना? जैसे हम अपनी गवर्नमेंट की कई सारी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, ठीक है? आर्टिकल 19 के फर्स्ट के ए में दिया है ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ओके? राइट टू प्रोटेस्ट दिया गया है, आर्टिकल 19 के
फर्स्ट के बी में दिया हुआ है, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, ठीक है। तो आप जो है शांति से कहीं असेंबल होकर के आप लोग जो है प्रोटेस्ट कर सकते हो, पर हथियारों का यूज करना या फिर आर्म्स का रखना या फिर वॉयलेंस करना, तो ये गलत चीज होती है और इससे आपकी फंडामेंटल राइट ड्यूटीज का भी वॉयलेशन होता है, ठीक है। अपना जो है आप अपनी नाराजगी भी जाहिर कर सकते हो, ओके। तो कलेक्टिवली सिविल लिबर्टीज और जो पॉलिटिकल राइट्स होते हैं ना, ये बेसिस है डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम, डेमोक्रेसी अच्छे से फंक्शन कर पाती है जब जो सिविल लिबर्टीज दी जाती हैं, अभी हमने जो अधिकार पढ़े ये सारे, और जो पॉलिटिकल राइट्स दिए जाते हैं तभी। तो अभी हमने पढ़ा था पहले की राइट्स जो होते हैं उनका एम क्या है कि प्रोटेक्ट करना लोगों को, उनके वेलबींग को, इंडिविजुअल के, मतलब इंडिविजुअल अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाए, है ना, अच्छे से अपनी लाइफ को जी पाए। जब हमारे पास पॉलिटिकल राइट होते हैं ना, सिविल लिबर्टीज होती है, तो हम क्या कर पाते हैं, अपना जो भी डिसकंटेंट होता है भाई, कि हम डिसेंट, सॉरी, तो मतलब चीजें हैं जो भी, तो हम जो है गवर्नमेंट को बता पाते हैं कि ये पॉलिसी आपकी ठीक नहीं है, प्रोटेस्ट कर पाते हैं चीजों को, है ना। तो पॉलिटिकल राइट्स जो है कंट्रीब्यूट करते हैं कि गवर्नमेंट जो है अकाउंटेबल हो सके जनता के लिए। हम वोट देते हैं, ठीक है, अगर गवर्नमेंट कुछ गलत करती है तो उनको वोट नहीं देते हैं, फिर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, उनको हम वोट नहीं देते हैं, फिर वो जो है वो हार जाते हैं इलेक्शन। और क्या करते हैं पॉलिटिकल राइट्स, जो इम्पोर्टेंस देते हैं ज्यादा, कि इंडिविजुअल की कंसर्न को, उनकी प्रॉब्लम्स को, ओवर द रूलर्स, रूलर्स की नहीं, इंडिविजुअल के ऊपर फोकस होता है यहाँ पर। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट द पीपल्स, है ना। तो डेमोक्रेसी में जनता ही का होता है सब कुछ, ओके। तो इंश्योर करते हैं कि सारे के सारे पर्सन्स को अपॉर्चुनिटी मिले कि वो इन्फ्लुएंस कर सके डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट अगर कुछ गलत करती है तो उनके खिलाफ बोला जाता है, उनको क्रिटिसिज्म होता है, गवर्नमेंट भी डरती है। आप देखो जनता जो है उनको क्या चाहिए, रिजर्वेशन, रिजर्वेशन पे खेलते रहते हैं। वो लोग फोकस ही नहीं करते कि एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। कहीं भी इलेक्शन होते ना, आप देखना पॉलिटिकल पार्टीज के वादे देखना, और जनता उसके ऊपर वोट भी करते हैं लोग, ठीक है। उनको लगता ही नहीं है कि वो लोग किस चीज पे फोकस कर रहे हैं। उनको हेल्थ और एजुकेशन, इन सारी चीजों पे अगर गवर्नमेंट बोले तो आप इन पे फोकस करो, है ना कि जो है इन सब चीजों पे, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट होते हैं ना, जो सॉरी नेता लोग होते हैं, तो वो जो नेता होते हैं वो भी डरते हैं कि अगर हमने जो जनता की विल के खिलाफ कुछ किया, तो वो लोग भाई वोट नहीं देंगे, उनका वोट बैंक चला जाएगा, है ना। तो जहाँ पे जनता को लुभाना बहुत अच्छे से आता है इनको, ठीक है। वो समझते हैं कि ये लोग शॉर्ट टर्म में खुश हो जाते हैं, इनको पैसे बाँट दो, ठीक है, और थोड़ा बहुत जो है फ्री चीज़ें दे दो, तो ये लोग वोट दे देते हैं। तो वो लोग भी इसी तरीके से खेलते हैं, है ना। लॉन्ग टर्म जो है हेल्थ और एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती है। जो राइट्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है अभी अच्छे से एक्सरसाइज हो पाएगा जब हमारी बेसिक नीड्स जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, हेल्थ जो है अच्छे से फुलफिल हो पाएंगी। मतलब जब एक इंसान जो है उसको खाना मिलेगा, शेल्टर मिलेगा, ठीक है, रहने के लिए घर है, क्लोथिंग, कपड़े वगैरह हैं, हेल्थ मिल रही है, एजुकेशन मिल रही है, ये सारी जब सर्विसेज उसको मिलेंगी, बेसिक नीड्स हो पाएगी उसकी फुलफिल। जब ये इन सब चीजों के लिए उसको परेशान नहीं होगा, तभी वो अपने पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की राइट को एंजॉय कर पाएगा, ठीक है। तो कोई पर्सन जो है जो पेवमेंट में रह रहा है, ओके, मतलब कि होते ना फुटपाथ में डले रहते हैं लोग, स्ट्रगल कर रहे हैं कि उसको बेसिक नीड्स भी नहीं मिल रही है, उसको खाना नहीं मिल रहा है, उसको कोई भी ढंग की चीज़ नहीं मिल रही है, हेल्थ की सर्विसेज़ नहीं मिल रही है, उसकी जो पॉलिटिकल राइट्स है ना, उसके लिए उसकी भी इम्पोर्टेंस नहीं होगी। जब पेट भरा रहेगा ना, तभी लोग ज़माने की चीज़ों के बारे में सोच पाते हैं। जो गरीब इंसान है, जिसको जो सोच रहा है कि अपने बच्चों को 2 वक़्त की रोटी कैसे खिलाएगा, है ना? इन सब चीज़ों के बारे में वो परेशान है, तो क्या ही पॉलिटिकल जो अपनी वैल्यू, मतलब उसके लिए जो राइट्स होंगे, क्या ही ज़्यादा वैल्यू कर पाएँगे, है ना? तो कुछ सर्टेन फैसिलिटी ज़रूरी होती है, ठीक है, एडिक्वेट वेज मिले ताकि वो मीट कर पाएँ अपनी बेसिक नीड्स को, है ना? मतलब कुछ मिनिमम बेसिक नीड्स जो पैसे दिए जाएँ ताकि वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाएँ। रीज़नेबल कंडीशन ऑफ वर्क हो, अच्छी कंडीशन वर्क की, ऐसा नहीं है कि आपसे 12-13 घंटे काम करवाया जा रहा है ना? मतलब एक इंसान से 12-13 घंटे काम करवाया जा रहा है कि वो इतना एग्ज़ॉस्ट हो रहा है, ओके? कि वहाँ पर जो है पानी टपक रहा है छत से, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, या फिर ऐसे ऑफिस में काम करवाया जा रहा है, तो ढंग की कंडीशन होनी चाहिए काम करने के लिए। डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ जैसे कि डेमोक्रेसी में ना आज के टाइम पर जो है, मतलब
शुरू हो गए हैं ये लोग रिकॉग्नाइज करना कि ये ऑब्लिगेशंस को मतलब बेसिक नीड्स लोगों की फुलफिल हो पाए। ओके, तो वो है जो है इकोनॉमिक राइट पे फोकस करने लगी हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, है ना, इन सब चीजों पे फोकस करने लगे हैं कि लोगों को बेसिक चीजें तो मिले। है ना, कई कंट्रीज में तो सिटीजन्स जो होते हैं ना, पर्टिकुलरली जो लो इनकम वाले हैं, जिनकी कम इनकम होती है ना, जिनको कम पैसे कमाते हैं, तो उनको हाउसिंग एंड मेडिकल फैसिलिटी मिलती है स्टेट से। मतलब गवर्नमेंट उनको रहने की और जो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। दूसरे इन अदर जो है अनएम्प्लॉयड पर्सन होते हैं, तो उनको कुछ मिनिमम वेज दी जाती है ताकि वो जो अपना बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाए। ठीक है, मतलब कि जिनकी नौकरी नहीं है ना, उनको गवर्नमेंट थोड़े बहुत पैसे दे रही है। इसको ना एक तरीके से यूनिवर्सल बेसिक इनकम सुना होगा आपने, ठीक है? यूबीआई जो होता है ना, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, तो स्विट्ज़रलैंड में बोला कि आप लोगों को क्या, स्विट्ज़रलैंड में, हाँ, शायद था किसी कंट्री में, तो बोला कि आप लोगों को क्या यूनिवर्सल बेसिक इनकम चाहिए, मतलब मिनिमम थोड़ा-थोड़ा पैसा जो हर एक इंसान के अकाउंट में देख दिया जाएगा। इसमें अमीरी और गरीबी नहीं देखी जाएगी, है ना? मतलब हर इंसान को थोड़ा पैसा दिया जा रहा है ताकि वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाए। तो वहाँ के लोगों ने मना कर दिया, बोला कि भई हम लेज़ी हो जाएँगे, हम काम नहीं करेंगे तो ये सब नहीं चाहिए। आप सोचो कितना सस्टेनेबल होती है चीज़ें, है ना? कि हर एक इंसान को फ्री में पैसे मिल रहा है, वो क्यों ही सोचेगा फिर काम करने का या फिर मतलब कुछ भी करने का, है ना? तो इंडिया इंडिया में ना गवर्नमेंट ने कई जो अभी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम लाए थे ताकि पुअर को हेल्प कर सके। और भी स्कीम है हमारे देश में, तो इतनी सारी स्कीम चलती है ना कि मतलब कंफ्यूज ही हो जाते हैं कि इस स्कीम में जो है फायदा नहीं है और जो है गरीबों को फायदा मिलता भी नहीं है। कई लोग जो होते हैं फ्रॉड करते हैं, करप्शन होता है, तो सारे के सारे जो पैसे चले जाते हैं नेताओं की जेब में। जैसे कि यहाँ पर रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी इसको क्या बोलते हैं? एमजी नरेगा बोलते हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है ये, ठीक है? ये जो है 2005 में लाया गया था, ठीक है? तो ये जो है 100 दिन का मिनिमम काम देता है किसी भी अनएम्प्लॉयड जो रूरल यूथ होते हैं ना उनको। और इसमें ना अर्बन एरियाज कवर नहीं होते हैं, सेमी अर्बन अर्बन एरियाज हो जाते हैं। ठीक है, रूरल एरियाज में ये जो है काम देते हैं लोगों को। ओके, तो जो भी मैनुअल वर्क होता है ना, जो मतलब कि लेबर वाला काम, जो सामान को उठाना ढोना, ये सारी चीजें, जैसे कहीं रोड बन रही है तो वहां पर काम होता है, तो वहां पर दिया जाता है इनको काम। तो ये वो वाली स्कीम है, ठीक है? पुअर के लिए और भी स्कीम होती है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, जिसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू पैसे जो खाना दिया जाता है, ओके? पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, उज्ज्वला योजना थी जिसमें गैस सिलेंडर दिया गया था, है ना? आज के टाइम पर देखें पॉलिटिकल एक इकोनॉमिक राइट्स जो होती हैं, ज़्यादातर जो है डेमोक्रेसीज़ में रिकॉग्नाइज़ करने लगे हैं, ठीक है? और कल्चरल क्लेम्स भी करने लगे हैं सिटीज़न। मतलब कि डेमोक्रेसी में रिकॉग्नाइज किया जाने लगा है कल्चरल क्लेम्स से भी रिलेटेड। जो राइट होता है ना कि प्राइमरी एजुकेशन मिले मदर टंग में, ओके? मतलब कि एक छोटा बच्चा होता है, आप उसकी दूसरी लैंग्वेज में पढ़ाओ तो उसको उतना समझ में नहीं आता। जो लैंग्वेज में वो जो अपने घर में उसने सीखी है, जो उसकी मदर टंग है, ठीक है? तो उसी लैंग्वेज में उसको सिखाया जाए तो वो जल्दी सीखता है, ऐसा भी बोला जाता है। राइट टू एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन फॉर टीचिंग वन्स लैंग्वेज एंड कल्चर। आप अपना जो इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सकते हो अपने लैंग्वेज और कल्चर को जो मतलब कि अ, बढ़ाने के लिए। तो ये जो है ना, ये राइट जो है माइनॉरिटीज़ को दिया गया है हमारे देश में कि वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं अपना इंस्टीट्यूशन, स्कूल वगैरह, है ना? तो जैसे कि मदरसास होते हैं ना, गुरुकुल्स होते हैं दूसरे, ठीक है? तो वो लोग अपना जो सेटअप कर सकते हैं ताकि पढ़ा सकें बच्चों को, है ना? आर्टिकल 30 के तहत आता है। जो ये राइट दिया गया है। आर्टिकल 29 और 30 में पढ़ाया था ना, फंडामेंटल राइट है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो आज के टाइम पर रिकॉग्नाइज करने लगी हैं दूसरी-दूसरी कंट्री। हमारे देश में तो भई 1947 में जब अ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, 1949 में जब संविधान लाया गया तो पहले ही ये रिकॉग्नाइज कर लिया गया था। क्योंकि हमारी कंट्री इतनी डाइवर्स है, पर जो आज के जब ग्लोबलाइजेशन देखा गया ना, अलग-अलग देशों में डिफरेंट पॉपुलेशन रहने लगी, डिफरेंट उनके कल्चर हैं, ओके, तब उनको थोड़ा-थोड़ा रिकॉग्नाइज़ करने लगी, हाँ, इनको भी राइट देने पड़ेंगे। ओके, तो रिकॉग्नाइज़ करने लगे हैं कि एक अच्छी लाइफ़ जीने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं।
कई सारे राइट्स हैं जैसे कि इंक्रीज होते जा रहे हैं डेमोक्रेसी में। तो जैसे-जैसे डेमोक्रेसी और डीप होती जाती है ना, बहुत सारे राइट्स की डिमांड बढ़ती जाती है। ओके, जैसे कि कुछ प्राइमरी राइट्स, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वल ट्रीटमेंट एंड राइट टू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये बेसिक राइट्स हैं जो कि जिनकी प्रायोरिटी है, ठीक है। अदर कंडीशंस जो कि नेसेसरी है फॉर लीडिंग अ डिसेंट लाइफ, उनको भी रिकॉग्नाइज किया जाने लगा है जस्टिफाइड क्लेम के तौर पे और राइट के तौर पे, ठीक है। मतलब बेसिक राइट्स तो राइट टू लाइफ आपको पढ़ाया है ना, 21 में आता है, हमारे संविधान का भी आपको रेफरेंस देते जा रहे हैं ना। इक्वल ट्रीटमेंट का राइट होता है, कि किसी के साथ में भी भेदभाव ना हो। हमारे आर्टिकल 15 में बोला जाता है ना कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, है ना। और बाकी दूसरे राइट्स को भी जो माना जाने लगा है, जब जैसे-जैसे डेमोक्रेसी बढ़ती जा रही है ना, तो उनका भी डिमांड होने लगी है। यहाँ पर देखो कि ये फॉलोइंग राइट्स दिए गए हैं ग्रांटेड टू ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज़ को, ये जस्टिफाएबल है कि नहीं, मतलब ये सही है कि नहीं, है ना? ये जो राइट्स दिए गए हैं। पहला राइट है कि जैन कम्युनिटी जो है, वो टाउन में सेटअप कर सकती है अपना खुद का स्कूल और एनरोल कर सकते हैं स्टूडेंट्स फ्रॉम ओनली इट्स ओन कम्युनिटी, ठीक है? तो हमारे देश में आर्टिकल 30 में दिया गया है कि माइनॉरिटीज अपना जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकती हैं, है ना? तो हमारे देश में जो है कितने तरीके की माइनॉरिटी है, 6 टाइप की है। ओके, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, पारसीज, ठीक है? और जैन। तो 6 टाइप की हमारे यहाँ माइनॉरिटीज है। तो ये अपना इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। पर हाँ, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, यहाँ पर जो है दूसरी कम्युनिटी के भी बच्चे पढ़ सकते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उनकी खुद की कम्युनिटी के बस पढ़ते हैं, है ना? तो ये चीज़ें भी होती हैं। परचेज़ ऑफ लैंड और प्रॉपर्टी इन हिमाचल प्रदेश रिस्ट्रिक्टेड है दोज़ जो दूसरे रेज़िडेंट हैं स्टेट के, तो ये तो बिल्कुल गलत है। हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता कि स्टेट्स में भी अब प्रॉपर्टी, यही राइट तो था, पता है आपको, जम्मू एंड कश्मीर में जो बाहर का किसी और स्टेट का इंसान था, वो यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी नहीं ले सकता था। आर्टिकल 370 और 35 ए की वजह से, जिसको हमारे देश में हटा दिया गया 5 अगस्त 2019 में, ठीक है? मतलब जम्मू एंड कश्मीर में ये जो प्रोविज़न है इसको हटा दिया गया क्योंकि ये बहुत डिस्क्रिमिनेटरी था। ये जो है, इससे जो है, इसकी वजह से एक अलग तरीके से जो राइट्स दिए गए थे जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन को। तो यहाँ पर बोला गया है कि कहीं और पे आप रहते हो तो आप जो है हिमाचल प्रदेश में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? तो ये जो है डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है फिर, ओके? तो प्रिंसिपल ऑफ कोएड कोएड कॉलेज जो है इश्यू किया एक सर्कुलर, कि कोई भी गर्ल्स जो है वियर नहीं करेंगी कोई वेस्टर्न ड्रेस, ठीक है? जो प्रिंसिपल है कोएड कॉलेज के। वैसे तो कॉलेजेस अगर देखें ना, और जो स्कूल्स हो गए उनमें उनकी खुद के ड्रेस कोड होते हैं, ओके। हाँ, जो हमारे स्टेट में भी कॉलेज है जहाँ पर जो है सिर्फ कुर्ती वगैरह पहनना अलाउड है। तो जो कॉलेजेस होते हैं ना, उनके खुद के रूल्स होते हैं, स्कूल से भी खुद के रूल्स होते हैं, है ना? पंचायत है हरियाणा में, उन्होंने डिसाइड किया है कि बॉय एंड गर्ल जो है डिफरेंट कास्ट के, वो मैरी नहीं कर मी मैरिड, जो कि हु मैरिड ईच अदर, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो विलेज में रह सकते हैं। ये भी गलत है हरियाणा में, ठीक है? तो खाप पंचायत वगैरह होती है, उनके डिसीजंस बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी होते हैं, है ना? वहाँ पे कई सारे जो शादी वगैरह कर लेते हैं, उनकी जान भी चली जाती है ना? तो ये गलत है, हमारे कानून के भी खिलाफ है। ओके, तो अभी देखते हैं राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। राइट्स जो होते हैं ना, सिर्फ़ ऑब्लिगेशन नहीं लगाते हैं स्टेट के ऊपर कि एक तरीके से वो काम करें, ठीक है? उसके साथ-साथ जो है वो इंश्योर भी करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाए। बट ये जो है ऑब्लिगेशन लगाते हैं हमारे ऊपर भी। मतलब जो है राइट्स क्या हुए, हमारे ऊपर भी ऑब्लिगेशन लगाते हैं, ठीक है? और स्टेट के ऊपर भी लगाते हैं, इंडिविजुअल के ऊपर भी और स्टेट के ऊपर। मतलब कि ड्यूटी आपको ये करना ही पड़ेगा, ओके, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे। तो स्टेट का तो काम होता ही ये है ना कि इंडिविजुअल के राइट का वायलेशन ना करे, ओके, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करे, अच्छे से चीज़ों को लेकर के चले। पर लोगों का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना? फर्स्ट चीज़ तो होती है कि वो कंपेल जो है, वो जो है हमें फ़ोर्स करते हैं कि हमें सिर्फ़ अपने ही पर्सनल नीड्स और इंटरेस्ट के बारे में, अपने फ़ायदे अपने बारे में, ठीक है, आप सोच रहे हो, पर आपको डिफेंड करना है कुछ चीज़ों को जो कि सभी लोगों के लिए अच्छी होती है ना? जैसे कि ओज़ोन लेयर को प्रोटेक्ट करना। हमारे देश में अगर आप देखोगे पेड़ काटे जाएँगे तो सबका नुकसान होगा, है ना?
एनवायरनमेंट का नुकसान होगा, हमें अच्छी एयर नहीं मिलेगी, वाटर जो है ढंग से प्यूरिफाई नहीं हो पाएगा, बायोडायवर्सिटी खत्म होती जाएगी, है ना? तो कई सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो ये तो गलत बात है ना, क्लाइमेट को भी अफेक्ट पहुँचेगा। मतलब कि क्लाइमेट चेंज वाला इश्यू और बढ़ता जाएगा। ओके, तो सभी लोगों के भले के लिए इसको साथ में आना चाहिए, है ना? और प्रोटेक्ट करना चाहिए और ट्रीज़ लगाने चाहिए। तो प्रोटेक्ट करना ओज़ोन लेयर को, मिनिमाइज़ करना एयर एंड वाटर पॉल्यूशन को नहीं करना चाहिए, पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। मेंटेन करना चाहिए ग्रीन कवर, प्लांट करने चाहिए न्यू ट्रीज़, है ना? तो पेड़ लगाने चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए कि जो फॉरेस्ट वगैरह है उनको काटा ना जाए। मेंटेन करना, इकोलॉजिकल बैलेंस बना कर के रखना थिंग जो चीज़ों का जो एसेंशियल है हम सभी के लिए। तो ये जो है सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर ह्यूमन बीइंग की। कि भाई प्लास्टिक को जो है आप इधर-उधर ना डालें, जानवर खा लेते हैं ना। ओके, नहीं समुद्र में भी प्लास्टिक डाल देते हैं बहुत सारे लोग, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बीचेस में भी कचरा इधर-उधर नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है? अर्थ भी तो हमारा होम है, उसको पॉल्यूट नहीं करना चाहिए, है ना? तो रिप्रेज़ेंट करते हैं मतलब कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस भी तो आप अपना सकते हो ना, तो कॉमन गुड की चीज़ें हैं ये, तो हम सभी को इस तरीके से एक्ट करना चाहिए कि हम प्रोटेक्ट करें हमें अपने आप को भी एंड फ्यूचर जनरेशन को भी। जो कि एंटाइटल है कि उनको भई उनकी उन वो भी डिज़र्व करते हैं। हमारे फ्यूचर जो हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने हमें एक अच्छा साफ एनवायरनमेंट पृथ्वी दी, ठीक है? तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आगे की फ्यूचर जनरेशन को हम साफ एनवायरनमेंट, अच्छी पृथ्वी दें, उनका अच्छा घर दें, है ना? सेफ एंड क्लीन वर्ल्ड दें, विदाउट मतलब वो लोग जो है अच्छी लाइफ़ अपनी जी पाएँ। बिना उसके उनकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, है ना? जैसे जिस तरीके से पेड़ काटे जा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके इश्यू की वजह से पृथ्वी में बताओ कितनी प्रॉब्लम हो रही है। ओके, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उतनी ठंड भी नहीं पड़ रही है, स्नोफॉल ढंग से नहीं हो रही है। अभी सऊदी अरेबिया में स्नोफॉल हुई थी, है ना? तो देखो डेज़र्ट में स्नोफॉल होने लगी, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ रही हैं। तो सस्टेनेबली चीज़ों को लेकर के चलना चाहिए। हमने आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी बताए थे। सेकंड चीज़ होती है कि हम रिस्पेक्ट करें राइट दूसरों के भी, है ना? हमारा अधिकार है अगर हमें मिला है कि हम बोल सकें अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें अपने व्यूज़ को, तो हमें सेम राइट दूसरे को भी देना चाहिए, हमें टॉलरेशन रखना चाहिए थोड़ा। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में कोई इंटरफेयर करे, है ना? जैसे कि आप क्या चॉइसेस चाहते हो, मतलब आपकी जो चॉइसेस हैं, उसमें कोई इंटरफेयर ना करे, आप कौन से कपड़े पहनना चाहते हो, कौन-सा म्यूज़िक सुनना चाहते हो, तो आपको भी किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जो आप एक्सपेक्ट करते हो दूसरों से, है ना? वही चीज़ आपको भी दूसरों को देनी चाहिए, है ना? कि आप कोई चॉइस लेते हो, तो आप में अगर कोई इंटरफेयर ना करे, तो आप भी दूसरों की चॉइसेस में इंटरफेयर ना करो। आपको दूसरों को जो है फ्री छोड़ देना चाहिए कि वो अपनी पसंद का म्यूज़िक सुन सके, अपने पसंद के क्लोथ्स पहन सके, है ना? तो अगर आप यूज़ नहीं कर पाते हो कि राइट टू फ्री स्पीच की आप जो है क्राउड में चिल्लाओ या फिर मतलब कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप जो है अपने फ्री स्पीच का गलत फ़ायदा उठा कर के आप क्या बोले कि आपके नेबर को मार दिया जाए, ऐसा आप जो है चिल्ला रहे हो। तो ये तो गलत बात है ना, इससे क्या होगा जैसे कि नहीं कई नेता जो होते हैं बहुत भड़काऊ भाषण देते हैं, तो अपने जो है फ्री स्पीच का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है? अगर आप जो है अपने एक्सरसाइज़ करते हैं राइट्स को जैसे कि तो आप डिप्राइव नहीं कर सकते दूसरों को उनके राइट्स से। मतलब आप भी अपने राइट्स को एन्जॉय करो उनको एक्सरसाइज़ करो, दूसरों को भी करने दो, है ना? तो यहाँ पर देखो शॉर्ट में बहुत अच्छा बताया गया है आपको, दूसरे शब्दों में कि जो लिमिटेड है, आपके जो अधिकार है ना, उसमें भी लिमिटेड है कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वल एंड सेम राइट्स फॉर ऑल। आपके जो अधिकार है, वैसे ही राइट्स दूसरे इंसान के पास भी है, ठीक है? तो आप अपने अधिकारों का भी एन्जॉय करो, पर दूसरों के जो अधिकारों का वॉयलेशन ना करो। यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि क्या तुमने वो लेटेस्ट स्टिंग ऑपरेशन देखा टीवी में? ये बिलीव ही नहीं कर पाया कि जो कन्वर्सेशन हुई थी, जो बातचीत थी ना, जो हॉटशॉट ऑफिशियल थे एंड जो फेमस एक्ट्रेस थी, उनके बीच की बातचीत जो है टीवी में दिखा दी गई थी, है ना? तो ये बोल रही है कि ये जो चीप सेंसर सॉरी तो ये जो था ना, तो बिसाइड ये जो है इन्फ्रिजमेंट है राइट टू प्राइवेसी का। राइट टू प्राइवेसी का यहाँ वॉयलेशन किया है, ठीक है? किसी और की पर्सनल लाइफ की चीज़ें आपने शो कर दी है ना, उनकी बातें जो दिखा दी, ओके सुना दी लोगों को। हमारे संविधान में भी केएस पुट्टास्वामी केस आया था, ठीक है? केएस पुट्टास्वामी केस 2017 का था, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने ऐड किया था 2017 का ये केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि राइट टू प्राइवेसी जो है इंट्रिंसिक पार्ट है राइट टू लाइफ का। ओके, तो राइट टू लाइफ के साथ में राइट टू प्राइवेसी भी आता है ना? ठीक है?
ओके। तो सेंसेशनलिज्म है ये। ओके। तो सेंसेशनलिज्म का मतलब होता है कि एक स्टोरी वगैरह या फिर कोई न्यूज़ है उस तरीके से प्रेजेंट करना कि लोग जो है उससे बहुत ज़्यादा जो है पब्लिक का इंटरेस्ट जनरेट हो, है ना? तो आजकल किया जाता है इस तरीके की चीज़ें। थर्ड चीज़ होती है हमें बैलेंस करना होगा अपने राइट्स को, जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ना करें, ठीक है? दूसरों के साथ भी और कॉन्फ्लिक्ट में ना आए। मतलब कि वो कॉन्फ्लिक्ट में आए तो जब कॉन्फ्लिक्ट में ना आए, ठीक है? तो बैलेंस करना होता है राइट्स में। सुप्रीम कोर्ट भी बैलेंस करते हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे कि एक इंसान का राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। वो अलाउ करता है इनको कि आप जो है किसी की भी पिक्चर बना सकते हैं, है ना? तो जो है इन्होंने पिक्चर ली, मतलब किसी की भी पिक्चर ले सकते हो। इन्होंने पिक्चर ली, किसी पर्सन जो है वो नहा रहा है अपने घर में और इन्होंने क्या किया, पिक्चर ले ली उसकी। ठीक है, बिना उसके कंसेंट के, बिना उसके पूछे और उसको क्या किया इंटरनेट में पोस्ट कर दिया। तो ये तो वॉयलेशन है ना राइट टू प्राइवेसी का। तो आपको जो है एक दायरे में रह कर के अपने राइट्स का जो एन्जॉय करना चाहिए, उसको जो एक्सरसाइज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी और के अधिकारों का वॉयलेशन करो। ऐसा होता है ना तो फिर आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं अगर फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता है। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में जाते हैं। ओके। फोर्थ चीज़ आती है कि सिटीज़न जो है उनको विजिलेंट रहना चाहिए अबाउट द लिमिटेशंस व्हिच मे बी प्लेस्ड ऑन देयर राइट्स। तो उनको अपने लिमिटेशंस भी पता होना चाहिए कि उनके अधिकारों में कौन से लिमिटेशंस लगा दिए जाते हैं, है ना? करंटली डिबेट किया जा रहा है, टॉपिक है एक कंसर्न का कि इंक्रीज़ हो रहे हैं रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट के जो द्वारा गवर्नमेंट जो है कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है सिविल लिबर्टीज़ में सिटीज़न के ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। गवर्नमेंट क्या करती है हमारे फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन करती है। जैसे कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि सबके जो मोबाइल फ़ोन वगैरह टैप करो, चीज़ों को पता करना है क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न है। ठीक है, तो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे अगर वो सिविल लिबर्टीज़ जो है लोगों की उसका वॉयलेशन करने लगे, उनके अधिकारों में रिस्ट्रिक्शन लगाने लगे, तो ये तो गलत होता है। प्रोटेक्ट करना नेशनल सिक्योरिटी को बहुत ज़रूरी होता है, डिफेंड करना, ठीक है? उसके साथ-साथ सेफगार्ड करना राइट्स एंड वेल-बीइंग ऑफ सिटीज़न ये भी ज़रूरी होता है। तो दोनों में बैलेंस बना कर के चलना होता है गवर्नमेंट को, ठीक है? तो किस टाइम पर जो है रिस्ट्रिक्शन इम्पोज़ करना ज़रूरी होगा जब सिक्योरिटी जो है ज़रूरी है, ठीक है? और थ्रेट हो रही है, लोगों की ज़िंदगी पर खतरा है तब? तो कब होना चाहिए? कि कब जो है कितना दायरा होगा इनके नेशनल सिक्योरिटी के रिस्ट्रिक्शंस का भी, है ना? क्या कंट्री जब फेस कर रही है थ्रेट ऑफ टेररिस्ट, जब टेररिस्ट कहीं बॉम्ब डाल सकता है अलाउ कर देना चाहिए कि वो कर्टेल कर सके लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स। मतलब सिटीजन की जो आज़ादी है उसको कम कर दिया जाए तो गवर्नमेंट के पास में अधिकार है क्या ऐसा कर देना चाहिए जब टेररिस्ट की बॉम्बिंग का खतरा हो? क्या इतना अलाउ कर देना चाहिए गवर्नमेंट को कि वो जो है अरेस्ट कर सके पीपल को सस्पिशन के तौर पे अगर किसी के ऊपर शक हो रहा है कि ये गड़बड़ कर सकता है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन कहा जाता है। तो उसको उठा के क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। क्या अलाउ करना चाहिए कि दूसरों के फ़ोन पे आप जो है चेक कर सको, टेप कर सको उनका जो टैप कर सको उनका फ़ोन, मेल वगैरह चेक कर सको? क्या अलाउ करना चाहिए कि टॉर्चर कर सको किसी को, ठीक है, ताकि उसका कन्फेशन करा सको? तो कई सारी चीज़ें होती हैं, कितनी हद तक अलाउ करनी चाहिए चीज़ें नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर। तो ऐसी सिचुएशन में ना क्वेश्चन आता है कि क्या पर्सन जो है मतलब कि जो पर्सन है वो इतना पोजेस करता है कि पोज करता है इतना एमिनेंट थ्रेट जो है सोसाइटी के ऊपर इतना खतरनाक इंसान है क्या वो ठीक है तो एक अरेस्टेड पर्सन है उसको भी अलाउ करना चाहिए कि वो लीगल कंसर्न रख सके अपना अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए उसके पास में कि वो अपना केस रख सके मजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट ऑफ लॉ के साथ में मतलब वो अपने कोर्ट में अपनी बात रख सके है ना। तो हमें जरूरी है कि हम एक्सट्रीमली कॉशन रहे थोड़ा कि गवर्नमेंट जो है उनको पावर दी जाती है ना कि वो कितना कर्टेल कर सकते हैं हमारे सिविल लिबर्टीज जो इंडिविजुअल की। फॉर सच पावर इसको मिसयूज भी किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। जब ये लोग मिसयूज करते हैं ना पेगासस वायरस का आपने सुना होगा ना। पेगासस वायरस जो था ये जो पेगासस स्पाई था ये, तो ये ना किसी के भी फ़ोन में डाला जा सकता था, एक क्लिक के थ्रू सब कुछ वो रिकॉर्ड कर सकता था, कैमरा वगैरह सब कुछ कर सकता था ये, ठीक है? तो ये जो है इज़राइल से खरीदा था, ठीक है? गवर्नमेंट को बस देती है ये कंपनी, इज़राइल की एक कंपनी है, तो वो सिर्फ़ गवर्नमेंट को ही ये जो है, वो ये देते थे, ठीक है? पेगासस वायरस। तो स्पाई था ये, तो ये ना इस तरीके से वो फ़ोन को पूरा टैप कर लेते थे ये। तो ये केस जो था सुप्रीम कोर्ट में गया था कि गवर्नमेंट नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे अपोज़िशन के, ठीक है, जजेस के और पता नहीं मीडिया पर्सनल इन सब के फ़ोन जो है हैक कर लिए गए थे। उनका सब कुछ जो है डेटा उनके पास में चला गया था।
तो इस तरीके से मिसयूज भी किया जा सकता है नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे। गवर्नमेंट जो है अथॉरिटेरियन भी बन सकती है और अंडरमाइन कर सकती है वेरी रीजन फॉर विच गवर्नमेंट एग्जिस्ट। गवर्नमेंट क्यों एग्जिस्ट करती है? लोगों के भले के लिए है ना, वेलबींग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट। लोगों के भले के लिए है ना गवर्नमेंट, पर गवर्नमेंट अपनी मनमानी करने लगे, जैसे कि अफ्रीका में होता है। कई सारी गवर्नमेंट होती है ना, वो अपने फायदे के लिए काम करते हैं। वहां पर जो गवर्नमेंट में लोग होते हैं वो अथॉरिटेरियन बन जाते हैं, ठीक है, पूरा कंट्रोल कर लेते हैं हर चीज को, है ना? तो इवन तो जो राइट होते हैं ना, वो एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, उनमें कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके राइट्स जो एब्सोल्यूट है, आपको पूरे अधिकार दिए गए, आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ये जो है रिस्ट्रिक्शन भी होते हैं इनके साथ में। हमें विजिलेंट रहना होगा अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर आपके अधिकारों का वायलेशन होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको बोलने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, गवर्नमेंट को आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर पा रहे हो, तो मतलब कि आपके जो एक तरीका होता है चीज़ों को कहने का, है ना? भड़काऊ भाषण नहीं दिए जाते, फिर उसमें तो रिस्ट्रिक्शन लगेगा ही, है ना? तो हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने राइट्स को भी एंड दूसरों के भी, जो कि बेसिक है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, बेसिस है ना? डेमोक्रेटिक सोसाइटी। ओके, इतना समझ गए आप? तो अभी देखते हैं हम प्रिएम्बल, ठीक है? तो ये तो ठीक है। तो 10 दिसंबर हमने आपको बताया था ना, ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है इस दिन। तो ना 1948 में जनरल असेंबली जो है यूनाइटेड नेशन में, तो इन्होंने अडॉप्ट किया था एंड प्रोक्लेम किया था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। क्या होता है? जनरल असेंबली होती है, मतलब कि वर्ल्ड लेवल में बहुत सारे देश हैं, ठीक है? तो एक इन्होंने क्या किया, अपना एक ग्रुप बना लिया, इसमें सारी कंट्रीज अपना रिप्रेजेंटेटिव जो भेजती हैं, ठीक है, इस ग्रुप में। अब इसका जो है नाम दे दिया उन्होंने यूनाइटेड नेशन, ठीक है? तो ये जो है वर्ल्ड गवर्नमेंट समझ लो आप, भले कोई काम की नहीं होती ज़्यादा, ठीक है? सब लोग करते अपनी मनमानी है, कोई सुनता नहीं है इनकी। ओके, तो इनकी असेंबली है, इसमें 193 से ज़्यादा देश हैं, तो सबके मेंबर हैं। तो यहाँ पर ना असेंबली में इन्होंने अडॉप्ट किया कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन होगा ह्यूमन राइट्स का। ओके, तो इसमें ना हिस्टोरिक एक्ट लाया गया असेंबली में, जो कि सारे के सारे मेंबर कंट्रीज थे, उन्होंने पब्लिसाइज किया टेक्स्ट ऑफ डिक्लेरेशन कि टू कॉज इट टू बी डिसेमिनेटेड। तो यहाँ पर क्या है, इसका मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल स्टेटस या कंट्री का या फिर टेरिटरीज़ का ना देखते हुए, मतलब कोई भी कंट्री हो, कोई भी उसका पॉलिटिकल स्टेटस हो, वहाँ पर हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्कूल है, तो वहाँ पर इसको बताया जाना चाहिए, ठीक है? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को। तो इसमें वही बात है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन की बात करते हैं। आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि हर इंसान की जो इन्हेरेंट डिग्निटी होती है, इक्वली सबको, ये जो है इनएलिएनेबल राइट है। इनसे आपको कोई अलग नहीं कर सकता, ठीक है? पर कोई मानता है नहीं ज़्यादा। वहाँ पे देखो, तो म्यांमार में रोहिंग्या कम्युनिटी के साथ में जो अत्याचार हो रहे हैं, हर देश में, बांग्लादेश में हिंदूज़ के ऊपर हो रहे हैं, ठीक है? तो अलग-अलग देशों में देखो अत्याचार चाइना जो है वहाँ पर जिंगजियान रीजन में उइगर कम्युनिटी के साथ में हो रहे। तो ह्यूमन राइट्स का कई सारे लोग जो हैं अपने देश के अंदर ना, यूएस भी, अगर यूएस के खिलाफ में कोई साजिश करता है ना, तो उसको टॉर्चर कर कर के पूछते हैं। तो बस ये नाम का ही है, उतना बाकी सब गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, तो उनके देश में जो भी हो रहा हो, है ना? तो ह्यूमन फैमिली है, हम सब फ्रीडम, जस्टिस, पीस की बात में करते हैं वर्ल्ड में, है ना? आप पढ़ सकते हो ये सब। हमने आपको अपने देश का बता दिया था, ये पढ़ सकते हो आप, ठीक है? तो अपने देश का प्रिएम्बल ज़रूर पढ़ना, ठीक है? बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा है, जो कि आपको अपने संविधान की हर चीज़ बता देगा। ओके, तो जो भी अधिकार हैं हमारे देश के अंदर होते हैं हमारे, ठीक है? बाकी ह्यूमन राइट्स के लिए कई सारी ऑर्गनाइज़ेशन होती हैं, ठीक है? तो आपको लेक्चर कैसा लगा, आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हो। थैंक यू।